नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। बीजेपी जमकर सवाल खड़े कर रही है उद्धव ठाकरे की सरकार पर। वहीं उद्धव ठाकरे सांप्रदायिक रंग ना देने की हिदायत देते हुए पलटवार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, अब तक पूरे मामले में पुलिस ने 9 नाबालिग समेत 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला अब क्राइम ब्रांच की सीआईडी को दे दिया गया है। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि सड़क पर ये 200-250 लोग आए कहां से गए हथियार लेकर। पालघर में शर्मसार हो गया न्यायतंत्र, टूट गई हैवानियत की हदें, खत्म हो गया मानवता का संसार। सन की भीड़ का गिरता रहा डंडा तब तक जब तक गेरुआ कपड़े पहने साधुओं की सांसें नहीं निकल गई। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं के साथ 3 लोगों को उन्मादी भीड़ ने मार डाला तो सियासी चीखें पालघर की सीमा से बाहर सुनाई देने लगी। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई। लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। वैसे तो घटना 16 अप्रैल की है, लेकिन जब सत्ता के कानों में देर से पहुंची तो विपक्ष आग बबूला हो गया। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा दिया। पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। उद्धव ठाकरे पर चौतरफा हमले होने लगे। महाराष्ट्र की सीमा से निकलकर सियासत लखनऊ और दिल्ली पहुंच गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को तुरंत फोन किया। पालघर में साधुओं की हत्या पर योगी ने चिंता जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने चेतावनी भरे लहजे में कई सवाल दाग दिए और पूछा कि जब कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन है तो कहां से भीड़ दरिंदों की शक्ल में चली आई और साधुओं की जान ले ली। लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के। ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? क्या वजह क्या लगती है? मुझे लगता है उनके भगवे कपड़े देखकर, और आजकल लोग भगवा के बहुत विरोध में कई प्रांतों में हैं, तो जानबूझ करके ये 2 महात्माओं की हत्या करके हिंदू समाज को सबक सिखाने का प्रयास किया गया है। इसलिए सारा साधु समाज आक्रोशित है। मामला गर्माता गया और उद्धव सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठते गए। केंद्र ने भी महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांग ली। गृह मंत्री अमित शाह का फोन उद्धव ठाकरे के फोन पर घनघनाने लगा। योगी आदित्यनाथ की तरह अमित शाह को भी उद्धव बताते रहे कि ये मामला मजहब से जुड़ा नहीं है। जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है। सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। हिंदुत्व की राजनीति के साये में पले बड़े उद्धव ठाकरे भले जो भी दलील दें, लेकिन बीजेपी इसे आसानी से मानने वाली नहीं है। जब से उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया है, बीजेपी उद्धव पर हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगाती रही है। मौजूदा मामले में 2 साधुओं के साथ 3 लोगों की हत्या के बाद बीजेपी ने सियासी सैटेलाइट को एक बार फिर उद्धव सरकार पर फोकस कर दिया है। लिहाजा जिस तरह महाराष्ट्र से लेकर यूपी और दिल्ली में सियासत की घंटी बज रही है, उससे लगता नहीं कि ये मामला जल्द शांत होने वाला है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ दिल्ली से अशोक सिंघल, आज तक। वो 16 अप्रैल की रात थी।
दो साधु एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में मुंबई से निकले थे सूरत जाने के लिए, लेकिन बीच में पालघर में ही सन की भीड़ ने पीट पीट कर उन सबको मार डाला। साधु संतों में जबरदस्त गुस्सा है, रोष है। वो महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा तो महाराष्ट्र कूच करेंगे। यहाँ ना तो कोई सुनने को तैयार था और ना ही समझने को। दिमाग पर सनक थी और हाथों में हथियार। लाठी डंडे से लैस इस भीड़ तंत्र ने जो किया उससे इंसानियत शर्मसार है, देश शर्मिंदा है। आखिर ये कौन सी सनक थी कि महाराष्ट्र के पालघर में सैकड़ों की तादाद में भीड़ 3 लोगों पर टूट पड़ा। गेरुआ कपड़े में 2 बुजुर्ग साधु बेचारगी भरी निगाहों से देखते रहे, अपनी जान की गुहार लगाते रहे, लेकिन भीड़ के शोर में आवाज गुम हो गई, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। सिर्फ मारो मारो की आवाजें सुनाई देती रही। अमानवीय तरीके से पीट पीट करके जो जघन्य हत्या कर दी गई है उससे आज पूरा देश आहत है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं, मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया, तो ये इको कार में सवार होकर गांव की तरफ मुड़ गए। ये गांव था मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर पालघर का गढ़चिंचले। बताया जा रहा है कि यहीं पर अफवाहों का बाजार गर्म था। अफवाह ये फैली कि गांव में डाकू आ गए हैं। इसी की आड़ में सिर फिरे लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ आधम के और साधुओं को घेर लिया और पीटने लगे। ड्राइवर ने किसी तरह पुलिस को इत्तला की तो पुलिस भी दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन भीड़ के सामने बेबस दिखी। फिर तो भीड़ बेकाबू हो गई और बुजुर्ग बेबस साधुओं को मौत के घाट उतार दिया। कि लॉकडाउन खुलते ही अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, उन पुलिस वालों पर जेल की सजा नहीं हुई और जिन्होंने निर्मम हत्या की उन पर अगर फांसी की सजा नहीं हुई, तो हम लोग तत्काल वहां पर कूच करेंगे और पूरे गांव को घेरेंगे। उसका नतीजा सामने पूरा विश्व देखेगा। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाराष्ट्र कूच का ऐलान कर दिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, अब संतों की भूमि वहां रावण राज आ गया है। यह कार्य तो केवल रावण राज्य में हो सकता है। वहीं हिंदू महासभा ने इस मामले में फांसी की मांग की है। सरकार से मांग करते हैं, वहां प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि दोनों मिल करके एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करें और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर उनको सबको फांसी की सजा, चाहे पुलिस वाले हों चाहे लाठी डंडे मारने वाले हों, सब लोग इसमें दोषी थे, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पालघर का कलंक मिटाना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं। अगर इस मामले को साफगोई और ईमानदारी से महाराष्ट्र सरकार ने अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो उद्धव ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट की छवि को गहरा धक्का लग सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। जिसने भी ये लिंचिंग वाले हत्याकांड का वीडियो देखा, उसके मन में बस एक ही सवाल आया कि आखिर पुलिस वहां पर मौजूद कर क्या रही थी। कई लोग अब ये साफ साफ पूछ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार की ये पुलिस वहां पर मूक दर्शक क्यों बनी रही। कई ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या पुलिस ने ही उन तमाम साधुओं को भीड़ तंत्र के हवाले कर दिया। जवाब नहीं है पालघर पुलिस के पास।
पालघर की ये दिल दहलाने वाली तस्वीर जैसे ही सामने आई, गुस्से की लहर देश भर में दौड़ गई। सवालों के घेरे में महाराष्ट्र पुलिस आ गई। एक एक वीडियो की पड़ताल में पता चलता है कि किस तरह महाराष्ट्र के पालघर की पुलिस ने लापरवाही बरती। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। दो साधु एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में सवार होकर मुंबई से सूरत जा रहे थे। पालघर में भीड़ ने पूरी गाड़ी ही पलट दी और पत्थरबाजी करने लगे। रात के अंधेरे में फ्लैश लाइट जलाकर दो साधुओं और ड्राइवर पर हमला बोल दिया। अब इस वीडियो को देखिए, कई पुलिस वाले दिख रहे हैं। साधु डरे सहमे जमीन पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ खून की प्यासी निगाहें घूर रही हैं। जो लोग मारने में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हत्या की मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो पुलिस बल के लोग मौजूद थे उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दरिंदों के बीच निहत्थे साधुओं को कैसे वर्दी वाला सौंप रहा है। साधु के चेहरे पर खौफ का साया है। पालघर के कासा थाने के पुलिस वाले से जान बचाने की भीख मांगता है, इस उम्मीद से कि जिनके हाथों में रक्षा करने की जिम्मेदारी कानून ने दे रखी है वो जरूर इस सन की भीड़ से बचा लेंगे। लेकिन पुलिस वाला अपना हाथ झिड़ककर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता है। फिर तो जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है। तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। अभी पुलिस की लापरवाही का एक और वीडियो बाकी है। बाहर कातिल भीड़ थी और साधुओं का इंतजार कर रही थी। थाने के अंदर से पुलिस वाला साधु को लेकर बाहर आता है। जहां पुलिस वालों को बचाना चाहिए था वहीं उन्होंने इस साधु को भेड़ियों को सौंप दिया। एक के बाद एक पुलिस गलती करती गई, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री की अजीब सी दलील है। उन सभी लोगों को लग रहा था कि ये लोग चोरी करने आए या बच्चों को अगवा करने आए, उसकी वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस ने काफ़ी कोशिश किया, 2 राउंड वहाँ पे फायर किए, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी और जो गांव वाले थे उनकी संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में थी। अब इन्हीं तस्वीरों में उद्धव की पुलिस की बुजदिली छिपी है, लापरवाही की कहानी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस ने साधुओं को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? साधुओं को हथियारों से लैस भीड़ के हवाले क्यों किया? फौरन अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया गया? इससे महज एक दिन पहले ही यानी 15 अप्रैल को पालघर के कासा थाना क्षेत्र में सन की भीड़ ने दर्दनाक घटना को अंजाम दिया था। हमले के वक्त कासा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी भी थे। हमले में एक डॉक्टर और 3 पुलिस वाले घायल हो गए। गांव वालों ने डाकू समझकर उन लोगों को भी निशाना बनाया था। भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वक्त रहते पुलिस अगर संभल जाती तो शायद इतनी दर्दनाक घटना नहीं घटती। पुलिस ने नियमों का भी पालन किया होता तो शायद 2 साधुओं समेत 3 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन न जाने उद्धव की पुलिस को क्या हो गया था। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने 2 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। अयोध्या से बनबीर सिंह और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कोरोना मामले में मरकज मुखिया मौलाना साद अब तक फरार है। पुलिस लगातार हाथ पांव मार रही है उस तक पहुंचने की, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्त में नहीं ले पाई है। दूसरी तरफ आपको बता दें, नए सिरे से ऑडियो टेप जारी किया है मौलाना साद ने और अब वो ये ज्ञान दे रहा है कि सरकार की बात लोगों को माननी चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन बता दें, कोरोना टेस्ट उसने अपना अभी तक नहीं कराया है। क्राइम ब्रांच ने कहा है फौरन कराओ, रिपोर्ट भेजो। कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें। अपनी जाहिलियत भरी तकरीरों से जमातियों को गुमराह करने वाला मौलाना मोहम्मद साद अंडरग्राउंड है।
पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे बड़ा गुनहगार मौलाना साद पुलिस से बचने के लिए रोज नया नया ड्रामा रच रहा है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने अब एक नया ऑडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश में उसने जमातियों से रमजान के महीने में घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है। इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाके के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का अहतमाम करना चाहिए और इसमें भी ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हों। अलबत्ता मसाजिद में तरावीह का अहतमाम इंतज़ामिया की शराइत और पाबंदियों का लिहाज करते हुए किया जाए और इसमें इंतज़ामिया का ताउन किया जाए और ये हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जब से क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसा है, मौलाना साद गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। उसने एक दिन पहले भी एक ऑडियो मैसेज जारी किया था जिसमें उसने कोरोना के इलाज में सरकार का साथ देने की बात कही थी। एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत और तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। निजामुद्दीन मरकज कांड में पुलिस को मौलाना साद की तलाश है, लेकिन वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने रोज नए नए बहाने बना रहा है। वो जमातियों को कोरोना की जांच के लिए समझा रहा है, लेकिन खुद जांच नहीं करवा रहा। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को भेजे नोटिस में कहा था कि मौलाना साद सबसे पहले कोरोना का टेस्ट करवाएं। संभव हो तो मौलाना साद दिल्ली के एम्स से कोरोना टेस्ट करवाएं। टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, उसके बाद मौलाना से पूछताछ होगी। क्या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच से बचने के लिए कोरोना का टेस्ट नहीं करवा रहा है मौलाना साद? क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने आज तक को बताया है कि दरअसल मौलाना साद ने अभी तक कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। शायद यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को कहा है कि वो कोरोना का टेस्ट कराए। बहुत मुमकिन है तो एम्स अस्पताल से कराए, उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, उसके बाद ही क्राइम ब्रांच मौलाना साद से पूछताछ करेगी। क्राइम ब्रांच मौलाना साद के वकील के जरिए उसके संपर्क में है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को पहले कोरोना टेस्ट कराने और फिर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि गिरफ्तारी और जांच से बचने के लिए मौलाना कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा। हालांकि मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच ही नहीं, ईडी का शिकंजा भी कसने लगा है। ईडी ने मौलाना साद और मरकज से जुड़े लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मरकज को मिल रही विदेशी फंडिंग को देखते हुए ही ईडी ने केस दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच ने ईडी को सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करने के लिए कहा है। क्राइम ब्रांच को तबलीगी जमात का एक बैंक अकाउंट मिला है। यह अकाउंट सरकारी बैंक में है। मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती जा रही है। दरअसल अब इस पूरे मामले में न सिर्फ ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इनकम टैक्स भी अलग से कर रहा है। उन्होंने भी अलग अलग मामले इसमें दर्ज करके जांच कर रही है। मौलाना साद जिस तरीके से क्वारंटाइन टाइम की मुद्दत पूरी होने के बाद भी आज भी मौलाना छुपा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। इनको निकलना चाहिए है और इनको निकल के बाकायदा गवर्नमेंट को, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको फेस करना चाहिए है। क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने के बाद मौलाना साद का छुपा रहना ये क्या दर्शाता है? क्या मौलाना साद हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मरकज़ के लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है और ये जमाती लोग वहाबी हजरात, इनका ताल्लुक सीधा सऊदी अरब से है और सीधा सऊदी अरब से इनको एड मिलती है। वहाँ के पैसे के ऊपर ये फल फूल रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस फैलाने में जमातियों का हाथ होने के खुलासे के बाद से ही मौलाना साद छिपा हुआ है। पहले मौलाना ने जमातियों को कोरोना पर बरगलाने की कोशिश की थी। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। अब मौलाना का क्वारंटीन का वक्त भी बीत चुका है, लेकिन उसने अब तक कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। क्राइम ब्रांच ने उसे टेस्ट कराने का अल्टीमेटम दे दिया है।
उम्मीद है कि क्राइम ब्रांच और मौलाना साद के बीच चूहे बिल्ली का ये खेल जल्द ही खत्म हो जाएगा। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। इधर मौलाना साद का इंतजार है पुलिस को, तो 20 अप्रैल का इंतजार कई लोगों के लिए खत्म हुआ, क्योंकि आज 20 अप्रैल है और प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ जगहों पर शर्तों के साथ 20 अप्रैल के बाद छूट दी जाएगी। लेकिन दिल्ली में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कुल 79, जी हां 79 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिनको सील किया जा रहा है। 24 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद पहली बार संसद में चहल पहल नजर आई। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में आज फिर से कामकाज शुरू हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लोग मास्क लगाए भी नजर आए। आज से संसद सचिवालय भी खुल गया और मिनिमम स्टाफ को बुलाया गया काम करने। जब से लॉकडाउन था तब से संसद सचिवालय बनता, हालांकि एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग आ रहे थे, लेकिन आज से करीब 33% लोगों को बुलाया गया और हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग होने के बाद ही संसद भवन के भीतर जाने की अनुमति है। स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दफ्तर भी खुल गए, लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा टला नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2003 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 110 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 45 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 72 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर की तादाद बढ़कर 79 तक पहुंच गई है। 48 घंटे पहले भी जहांगीरपुरी इलाके के एक ही परिवार के 26 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब तुगलकाबाद इलाके में 39 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ड्रोन की मदद से इलाके को सैनिटाइज करवा रहा है। पूरे इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली का तुगलकाबाद एक्सटेंशन अब दिल्ली के लिए नया परेशानी का सबब बन गया है। यहाँ पर 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज कल पाए गए हैं। इसके पहले यहाँ पर बता दूं कि एक ही मरीज था, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इस वजह से 2 गलियां ऐसी हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। अगर यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं, उसके अलावा डॉक्टर हैं। जो पूरी गली है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 20 अप्रैल से मिलने वाली तमाम छूटों को दिल्ली में लागू नहीं किया गया। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन वाले इलाकों में रियायत की बात कही थी, लेकिन दिल्ली में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जा रही है। सड़कों पर पुलिस तैनात है। हर आने जाने वाले की तहकीकात हो रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस और हॉटस्पॉट की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार अब कोई रियायत नहीं देगी। मैं इस वक्त बंगाली मार्केट में खड़ा हूँ। पूरी गहन चेकिंग चल रही है। देख सकते हैं कि पुलिस ने गाड़ी को रोका हुआ है और उनसे वेरीफाई कर रही है कि उनको कहाँ जाना है, क्योंकि सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही जाने दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि बात करवाई जा रही है अंदर के लोगों के द्वारा जो गाड़ी में बैठे हुए हैं। पुलिस पूरी तहकीकात करेगी तभी जाने देगी। दिल्ली में बड़ी तादाद में रैपिड टेस्ट का काम भी शुरू हो गया है। सभी 78 हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड टेस्टिंग शुरू हो गई है। रैपिड टेस्ट आज से मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो रहा है। कितने ऐसा टेस्ट आज एक दिन में किए जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा करना मुश्किल है। उसके पूरा प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से किया जाएगा। उधर अच्छी खबर यह है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से पिज्जा डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये सभी वो लोग हैं जो पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ काम करते थे। अरविंद ओझा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। और अब दिल्ली से सीधे मुंबई। जी हाँ, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 552 मामले आए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 9 जिले ऐसे महाराष्ट्र में हैं जो कि बिल्कुल कोरोना का संक्रमण वहां पर नहीं है, लेकिन मुंबई हो, पुणे हो, जबरदस्त हॉटबेड बन गए। माया नगरी को कोरोना वायरस का ग्रहण लग गया है। महाराष्ट्र देश में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। पूरे राज्य में कोरोना वायरस का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों का रिकॉर्ड भी टूट गया। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 552 नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर अब 4203 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अकेले राजधानी मुंबई में 2724 लोग
कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 507 लोग कोरोना का इलाज करवाकर ठीक हो गए और घर चले गए। राज्य में अब तक 223 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही राजधानी मुंबई में ही मचाई है। 2724 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर के मानखुर्द और धारावी इलाके में हफ्ते भर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। मुंबई के बाद कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा शिकार बनाया है पुणे के लोगों को। पुणे में कोरोना से अब तक 51 मौतें हो चुकी हैं। कोरोना के अब तक यहां 669 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। रविवार आधी रात से पुणे की सीमाएं सील कर दी गईं। 75 लाख से ज्यादा आबादी वाले पूरे पुणे शहर के साथ साथ पिंपरी चिंचवाड़ को पूरी तरह कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। प्रशासन के विविध विभाग एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने के बाद पुणे महानगर पालिका कमिश्नर ने पुणे महानगर पालिका के पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन या मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र डिक्लेयर किया है। पुणे नगर निगम के 15 वार्डों में से 13 में कोरोना वायरस फैलने के बाद ये फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिए हैं कि जरूरी सुविधाओं के अलावा पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ये पहली बार हुआ है कि देश में कोई दो शहरों को पूरी तरह से लॉकडाउन किया हुआ है। मैं बॉर्डर पे हूँ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहरों के बीच और देख सकते हैं कि इस बॉर्डर पर जिस प्रकार से चेकिंग की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा सख्त चेकिंग कही जा रही है। महाराष्ट्र में भी आज से लॉकडाउन में ढील दी जानी थी, जिसके लिए राज्य को 3 जोन में बांटा गया था, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। महाराष्ट्र के 9 जिले ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना का अभी तक एक भी केस नहीं आया है। इन 9 जिलों में लॉकडाउन के दौरान थोड़ी ढील दी जाएगी। जरूरी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। राजधानी मुंबई रेड जोन में आती है। यहाँ लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब जो रिलैक्सेशन में छूट की जो बात की जा रही है, तो महाराष्ट्र में कुल ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर कोई कोरोना वायरस के केसेस नहीं है या फिर इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। अब इन जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर जो बिजनेस हाउस है वो खुल सकेंगे, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। उधर मुंबई और पुणे में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की एक विशेष समिति यहाँ का दौरा करेगी। इस बारे में गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र को चिट्ठी भी लिखी है। पुणे में पंकज खेलकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। क्या संवेदना से बड़ा फर्ज हो सकता है? हो सकता है अगर वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। उनके पिता की मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अभी बतौर मुख्यमंत्री फर्ज निभाना है, मैं अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाऊंगा। ये एक कर्मवीर मुख्यमंत्री के राजधर्म की बेमिसाल मिसाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कोरोना संकट पर बनी अपनी 11 अफसरों की टीम के साथ बैठक कर रहे थे। अचानक उन्हें खबर मिली कि उनके जन्मदाता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया। जनक के यूं जाने का कष्ट योगी के हृदय में शूल की तरह चुभा होगा, लेकिन फर्ज के आगे वो दर्द भूल गए। मीटिंग चलती रही। उन्होंने परिवार वालों को चिट्ठी भेजी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी शोक है। वे मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता थे। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को यूपी की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं नहीं पहुंच सका। कल अंतिम संस्कार में लॉकडाउन की सफलता और कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। अपील करता हूं कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया कि ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में वो प्रदेश को छोड़कर पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे।
और लॉकडाउन खत्म होने के बाद परिवार से मिलने आएंगे। ये एक बड़ा फैसला है। किसी बेटे के लिए ऐसा फैसला लेना शायद असंभव है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।